नमस्कार दोस्तों। मेंस मास्टर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने भारतीय न्याय प्रणाली की बात की थी। काफ़ी बढ़िया वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सेकंड पेपर वाले में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन न्याय प्रणाली की, ऑनलाइन न्याय प्रदायगी की, जो भी कहिए। ठीक है, कि ऑनलाइन तरीके से कैसे लोगों को न्याय दिलाया जाए। ठीक, सिंपल सी बात है। अभी देखिए पूरी दुनिया में रह रहे कि कोरोना की लहरें आती जा रही हैं, अलग अलग वेरिएंट दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी अगर भारत की बात करें तो देखिए, मैंने बताया था कितना ज़्यादा बर्डन है, कितने सारे मामले पेंडिंग हैं, कई सारी समस्याएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी प्रॉब्लम है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि भाई ऑनलाइन तरीके से भी तो न्याय दिया जा सकता है, और उसी की बात हम करेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं बताऊं, जो नोट मैंने दी है उसमें एक चीज़ आप देखेंगे आगे चल के। एक हेडिंग है कि इसका फ़ायदा क्या है, उसके बाद हेडिंग है कि कौन कौन सी पहलें स्टार्ट की गई हैं, मतलब कौन कौन से योजनाएं हैं या कौन कौन से उपाय किए गए इस बारे में। ये वाला लास्ट में मिलेगा आपको उसमें, पुरानी नोट में। लेकिन आज मैंने जब पढ़ा इसको दोबारा रिकॉर्ड करने से पहले, तो मुझे लगा कि इसे थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, तो मैंने ऊपर नीचे कर दिया। जब अगली आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें इसी सीक्वेंस में चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो सीधी बात करते हैं कि ऑनलाइन न्याय देने में फ़ायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा ये है, यहाँ देखिए, लंबित मामले निपटाने में सहायता मिलेगी। 3 करोड़ से ज़्यादा मामले लंबित हैं, जल्दी जल्दी निपट जाएंगे आसानी से। अगला फ़ायदा ये है कि न्यायालयों की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, न्यायालय ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। और आगे देखिए, बढ़िया, उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय मतलब अदालतों पर उचित पर्यवेक्षण और नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाएगा। ये जो हम कहते हैं ना, 3 करोड़ ज़्यादा मामले लंबित है, ज़्यादातर तो नीचे अधीनस्थ न्यायालयों में ही है। और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये समस्या, मतलब न्याय प्रणाली में समस्या बनी हुई है। तो उच्च न्याय हमारे यहाँ देखिए क्या है, ऐसी व्यवस्था है। ये देखिए, इस तरह की व्यवस्था। ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। नीचे कौन है? अधीनस्थ न्यायालय। बीच में हाई कोर्ट है। तो इसका नियंत्रण इस पे है, वैसे तो इसका सब पे है, लेकिन हाई कोर्ट्स का नियंत्रण इस पे है। हायरार्की देखा जाए तो हाई कोर्ट्स पे इनका है। फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट जो ले लेगा सबको मानना पड़ेगा। तो फिलहाल ये कर देने से, ऑनलाइन व्यवस्था कर देने से, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनका पर्यवेक्षण अच्छे से हो सकता है, उन पर नियंत्रण अच्छे से हो सकता है, वो बढ़िया से काम कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या है? अवसंरचनात्मक बाधाओं को निपटाना। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी ज़्यादा कमी है। हर स्तर पे आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन जब ऑनलाइन चीज़ें होने लगेंगी तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। और चीज़ें आसानी से होती चली जाएंगी, ये भी एक फ़ायदा है। एक और चीज़ देखिए, न्यायिक आंकड़ों की उपलब्धता। डिजिटल डेटाबेस तैयार हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि फ़ाइलें नहीं मिलती, कभी कभी फ़ाइलें ख़राब हो जाती हैं, और ढूंढने में भी कभी कभी बड़ा समय लग जाता है। जब डिजिटल डाटाबेस रहेगा, आसानी से आप खोज सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसकी वजह से भी जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा। तो न्यायिक आंकड़े आंकड़े जो है आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक, ये फ़ायदा हो गया। अगला फ़ायदा देखिए, न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार आएगा। न्याय जब ऑनलाइन तरीके से न्याय मिलेगा तो उसमें एक सेक्शन ये भी शामिल है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत भी तो बातें कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धमकी दे के या जैसे भी गवाहों को बदल दिया जाता है। ऑनलाइन तरीके से करने में पहली बात ये कि पारदर्शी होगा, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, आंकड़े भी सामने हैं, जवाबदेही भी बनेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ गलती आपने कर दिया और फिर आप जवाबदेही से मुकर गए। जब ऑनलाइन सब काम हो रहा है तो रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रखा जाएगा ना। तो आपने एक बार कर दिया तो वो दिखा रखा हुआ है। अब बाद में ये नहीं कह सकते ना ना हम नहीं कहे हैं। जैसे कुछ एंकर टीवी एंकर कोई बात कह देते हैं तो लोग खिंचाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि आंकड़ा सामने है, उन्होंने ऐसा बोला था। समझ रहे हैं? या कोई राजनेता ऐसा कह देता है। ऐसे ही डिजिटल माध्यम में जब चीज़ें रहेंगी तो पहली बात ये कि पारदर्शिता आ जाएगी, दूसरी बात ये कि जवाबदेही जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। अभी कहाँ हमारे न्यायालय में उतनी जवाबदेही कहाँ है, समझ रहे हैं ना। आगे, व्यवसाय करने की सुगमता। इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा हट के पॉइंट है, एक दिन मैं कवर करूँगा, बहुत मस्त टॉपिक है कि हमारी जो न्याय प्रणाली है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारे यहाँ एक वो होता है, मतलब पूरी दुनिया में क्या कहते हैं उसको, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी होती है, तो उसमें अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम कर रही हैं वो दिखाया जाता है। हालांकि एक न्यूज़ आ रही थी कि अब ये रिपोर्ट शायद जारी नहीं होगा, खैर। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ भी जारी होता है, राज्यों के स्तर पे भी। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका संबंध किसी कंपनी से है, किसी आर्थिक गतिविधि से है, कई सारी चीज़ें हैं। कहीं प्रोजेक्ट लगा हुआ है, मामला चला गया, स्टे लग गया, कई सारी चीज़ें हैं।
तो क्या होगा कि जब ऑनलाइन तरीके से होगा, जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी, तो व्यवसाय करने की सुगमता बेहतर होगी। जब व्यवसाय अच्छे से होगा, इकॉनमी आगे बढ़ेगी, इकॉनमी आगे बढ़ेगी तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा, हर चीज़ ठीक हो सकती है। ठीक, तो ये सारे लाभ हैं। इसके अलावा भी आप कुछ सोच पा रहे हैं तो लिखिए। अब हम बात करेंगे कि कुछ पहले कौन कौन सी हैं, उपाय कौन कौन से किए गए हैं इस दिशा में, सरकार काम कर रही है। जैसे एक है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। ये क्या है, ध्यान से यहाँ देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, सिंपल है। अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण देश भर में जिला न्यायालयों के लिए न्याय विभाग द्वारा किया जाता है। सिंपल है, एक परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाते हुए नागरिकों और साथ ही साथ न्यायालयों को भी निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना। उसमें जो जो बातें हैं वो सारी सेवाएं आपको आसानी से मिल जाएंगी। सिंपल है, पहले ये लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न आया और कह दिया गया कि कौन कौन से उपाय किए गए हैं इस दिशा में, तो आपके पास कुछ डाटा कुछ होने चाहिए कि नहीं। चलिए आगे क्या है, इसी के तहत राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, इस पे प्री में भी प्रश्न आया है। ये क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एक वेब पोर्टल है, सीधी सी बात है, और देश के किसी भी न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या से संबंधित डाटा प्रदान करता है, किसी भी न्यायालय में। कितना बढ़िया है, तो ये भी एक अच्छा उपाय है। आगे देखिए, न्यायिक सेवा केंद्र है। ये क्या है? इसकी भी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना सभी कंप्यूटराइज्ड न्यायालयों में की गई है, बहुत सारे कंप्यूटराइज्ड न्यायालय भी हैं, वहाँ इसकी स्थापना की गई है। यह वादियों और अधिवक्ताओं द्वारा याचिका और आवेदन दाखिल करने के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करता है। वादी होते हैं ना, जो लोग केस लेके जाते हैं, अधिवक्ता वही वकील। ठीक, तो ये अपना याचिका दायर कर सकते हैं, मतलब एक ही जगह पे विंडो जैसा है। जैसे आप जाते हैं, अगर कहीं मान लेते हैं आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो होता है ना कि एक ही खिड़की पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है बहुत सारा। या एक कौन सा सेंटर होता है, जन सेवा केंद्र होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं ऑनलाइन। उसी तरह से कई काम होते हैं न्यायालय के जो आप यहाँ पे कर सकते हैं न्यायिक सेवा केंद्र पे। ठीक, आगे ये देखिए, उच्चतम न्यायालय की ई समिति बनाई गई है। ये क्या करती है? जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सहायता करती है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, बढ़िया है। आगे देखिए, इसी के तहत विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम, एक बार पूछा गया था कि ये LIMBS क्या है। सिंपल, विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम। ये है एक पोर्टल है, सरकार के विभागों और मंत्रालयों के विभिन्न अदालती मामलों की निगरानी और संचालन के लिए बनाया गया है। किसने बनाया है? विधि और न्याय मंत्रालय ने। प्री के लिए भी ये काम कर जाएगा। ठीक है, जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं सरकार के, उनके बहुत सारे मामले चल रहे हैं, ज़्यादातर मामले में तो सरकार खुद एक पक्ष होती है, तो उनकी निगरानी करने के लिए, उनके संचालन के लिए बनाया गया है LIMBS। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे कि सब बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। कौन सी दिक्कत? सबसे पहली दिक्कत ये है कि अवसंरचना निवेश में कमी है। अभी हम जो ऑनलाइन सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे कंप्यूटर की व्यवस्था हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो, इसमें हम उतना निवेश कर नहीं रहे हैं जितना कि होना चाहिए। बाकी देशों में बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, अमेरिका, कनाडा या फिर ब्रिटेन, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है इस क्षेत्र में। इसके अलावा न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच तकनीकी जानकारी का अभाव है। बहुत सारे ऐसे जज हैं, देखो उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, बहुत बढ़िया काबिल जज हैं, वकील हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने के लोग हैं, आज से 10, 15, 20 साल पहले से वो काम कर रहे हैं, और आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से वो समझ नहीं पाते। हमें से भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ने में है, लेकिन उतना काम से काम रखते हैं, तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उन्हें भी नहीं पता है, तो उन्हें इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि सर इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, वादियों और अधिवक्ताओं में जागरूकता का अभाव है। बहुत सारे वकील भी बड़े फेमस वकील हैं, लेकिन वो पुराने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। नए तरीके से काम करने के लिए उनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो वादी हैं, जो लोग इसमें भागीदार हैं, उनका क्या है भाई, हर तरह के लोग हैं हमारे देश में, तो क्या सबको पता है? उस दिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अभी नॉर्मल जो न्याय प्रणाली है वो कैसे काम करती है, तो ऑनलाइन का तो छोड़ ही दीजिए। तो जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा क्या चुनौती है, ध्यान से देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना, विद्युत, इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता, वही इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता
तथा अल्प डिजिटल साक्षरता के कारण न्याय तक पहुंच में डिजिटल विभाजन विद्यमान है। जब न्याय प्रणाली ऑनलाइन हो जाएगी तो किसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा? जहाँ पे इंटरनेट है, बढ़िया से विद्युत मिल रहा है, बिजली आ रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। अब बताइए किसी को गवाही देनी है गांव में से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, आवाज़ें नहीं आ रही है, या इंटरनेट ही व्यवस्था नहीं है, वहाँ बिजली ही समय से नहीं जाती, तो इससे तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तो एक डिजिटल विभाजन विद्यमान है। सरकार इस संदर्भ में काम कर रही है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी तो है ना, ये चुनौती है, समस्या है। और एक जो सबसे चिंता की बात है, हमारे यहाँ सरकार पता नहीं क्यों इस पर काम नहीं कर रही है जल्दी जल्दी। साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारे यहाँ कुछ खास कानून अभी बने नहीं है, कोई व्यवस्था बनी नहीं है। अगर किसी ने न्याय प्रणाली के उसको हैक कर लिया, मान लेते हैं, उसमें जो डाटा रखा हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तक आप साइबर सुरक्षा संबंधी व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक सही बताएं तो ये व्यवस्था कर भी दें, ऑनलाइन न्याय देने भी लगें, तभी दिक्कत हो जाएगी। कई वीडियोज़ आपने देखे होंगे कि कॉन्फ्रेंस चल रहा था और बीच में किसी ने हैक करके गाना बजाना शुरू कर दिया। ऐसे पता चले कि गवाही चल रही है और बीच में हैक कर लिया किसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और जज साहब को कहा, और सर क्या हाल चाल है, बढ़िया है। तो दिक्कत है ना। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप अभी न्याय प्रणाली की बात हम कर रहे हैं या फिर इकोनॉमी की बात करिए, कुछ भी आज के ज़माने में ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट के ऊपर निर्भर हो चुकी हैं। साइबर स्पेस पे चीज़ें चल रही हैं, इससे काम हो रहा है। तो साइबर सुरक्षा नहीं रहेगी तो ये जो व्यवस्था है ये काम नहीं कर पाएगी। तो आगे बढ़ें, आगे देखिए कुछ किया जा सकता है। जैसे वही चीज़ें, आपने समस्या समझी तो समाधान तो अब निकाल ही सकते हैं। प्रत्येक स्तर पर आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक स्तर का मतलब कई लेवल पे हो सकता है। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक, ये भी प्रत्येक स्तर हो गया। इसी तरह से आप देखिए कि जो क्या कहते हैं, जज हैं, वकील हैं, या हम आम आदमी हैं, हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना होगा ना, तभी तो हम इसका लाभ ले पाएंगे। इस तरह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, चाहे कंप्यूटर की बात है, इंटरनेट की बात है, हर तरह की सुविधा, तब जाके बढ़िया से काम हो पाएगा। ये कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के उपयोग के लिए नियम का निर्माण किया जाना चाहिए। देखिए जब ऑनलाइन व्यवस्था होगी तो ऑनलाइन तरीके से सबूत दिए जाएंगे, तो उसके लिए कोई नियम होना चाहिए ना कि जो सबूत दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है या वीडियो के रूप में कोई सबूत दिया गया है, तो वो कहीं ऐसे बनाया तो नहीं गया है, ऐसा तो नहीं तो रिकॉर्ड करने वाला सामने खड़ा है और कह रहा है ये बोलो, समझ रहे हैं। तो इसके लिए कोई नियम होना चाहिए कि कैसे हम जांच करेंगे, कैसे उसे पेश किया जाएगा, ठीक है, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे, नियमित प्रशिक्षण कोर्स का सृजन और उपलब्धता, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बात किया ना, वकील साहब हैं, जज साहब हैं, उनको पुराने तरीके से काम करने की आदत है, तो बेसिकली एक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए और उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए सबके लिए। आम जनता के लिए भी ये कोर्स होना चाहिए कि भाई आपको न्यायालय से न्याय चाहिए ऑनलाइन तरीके से, तो ये बेसिक बातें आपको जाननी चाहिए। ठीक है, इससे आप अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं के अनुकूल ई कोर्ट तंत्र और जागरूकता का सृजन। सिंपल सी बात है, आपने मोबाइल ख़रीद लिया और आपको समझ में नहीं आ रहा कि फ़ोन कैसे करना है किसी के पास, तो उस मोबाइल का कोई काम तो है नहीं। आपने कोर्स भी उपलब्ध करा दिया, सब कुछ, हालांकि कोर्स में बातें शामिल होंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये जो सिस्टम बना है ई कोर्ट का, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में जागरूकता नहीं है, तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो लोगों को इसके साथ फेमिलियर भी कराना है, ये आसान भी करना है और लोगों को जागरूक भी करना है, ताकि इसका मैक्सिमम लाभ लिया जा सके। देखिए वर्तमान की ज़रूरत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सारे काम करने पड़ेंगे। और एक और चीज़, डाटा गोपनीयता पर स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। प्री में प्रश्न पूछा गया, एक समिति बनाई गई थी, आप जाकर सोचिए देखिए कि जो डाटा से संबंधित समिति बनाई थी उसका क्या नाम है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप लिख सकते हैं। हाँ, इसमें नहीं, कहीं पे निजता की बात आ जाएगी, डाटा की निजता पे, उस पर डाटा की गोपनीयता, स्पष्ट नियम होने चाहिए। कोई व्यक्ति अपना डाटा दे रहा है, कोई व्यक्ति अपना वीडियो दे रहा है, सबूत दे रहा है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कर लीजिए, ये सिस्टम हो जाएगा बढ़िया से। लेकिन फ़िलहाल आप इतना पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और इस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा तथ्य की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो इतना हमने कवर कर लिया। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और PDF नहीं लिया है तो अगले महीने से प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो उसे चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।